Hello children, myself Mamta Verma from Chemistry Department। कल हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, जो तरंग संचरण की दिशा है, उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आज हम उसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत सारे हैं, उसको वन बाय वन यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके कण प्रकृति को समझेंगे, उसके पार्टिकल नेचर को समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव वेव नेचर, बिसाइड दिस दे हैव corpuscular nature also, that is they have some particle properties as this radiation exhibit Compton and photoelectric effect। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखता है, और इस नेचर को कॉम्पटन इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन दिस रेडिएशन आर मेड ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा। अब आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसको फोटॉन या फिर क्वांटा बोला जाता है। He assumed that energy E of the photon is given by E equals to h nu। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने जो फोटॉन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, उसके लिए एक फार्मूला दिया E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, इससे ये जो फार्मूला है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को समझाता है। ई इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पर ई जो है एनर्जी ऑफ फोटॉन हो गया, एच जो है प्लांक कांस्टेंट हो गया, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब दूसरा जो नेचर है या फिर जो दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसको देखते हैं। वो क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। एक साइकिल को पूरा करने में जितना दूरी तय किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखो, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रू नियरेस्ट वेव क्रस्ट आर टू नियरेस्ट वेव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ एज शोन इन फिगर 3। यहाँ पर ये फिगर है, इस फिगर के जरिए वेवलेंथ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो है ये दोनों देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर के थ्रू। ये जो दोनों है वो दो क्रस्ट हैं। क्रस्ट मतलब होता है श्रिंग। ये दोनों जो श्रिंग है उसको ये ट्रैवल करने में जितना वेव्स ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। और यहाँ पे ये और ये, इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष या फिर ट्रफ। ये भी जो है वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे गया, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है एंगस्ट्राम में। ठीक है, 1 एंगस्ट्राम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और इसका जो SI यूनिट है वो नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर या फिर 10 एंगस्ट्राम
या फिर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या या फिर जो वेव्स नंबर है वो पर सेकंड में एक जो पॉइंट है उससे कितना बार वो ट्रैवल कर सकते हैं, कितना बार वो गुजर सकते हैं, उस नंबर ऑफ वेव्स को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। इसका जो यूनिट है वो साइकिल पर सेकंड है या फिर साइकिल है, ठीक है। और इसको जो डिनोट करते हैं वो किसे करते हैं, इसका सिंबल जो है न्यू होता है यहाँ पर, ये इसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट है वो हर्ट्ज में होता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो वेव नंबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी यूजुअली कैरेक्टराइज्ड इन टर्म ऑफ वेव नंबर। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको वेव नंबर के टर्म में इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये जो वेव नंबर होता है वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। मीन्स जो वेव नंबर है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। मतलब तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, वेव नंबर, तरंग संख्या। इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब हम देखते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। द एंटायर रीजन ओवर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब कि जितने भी रीजन हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंडर ही काम करते हैं। और ये जो इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ जो टेबल है इस टेबल पे दिखाया गया है जो अलग अलग रीजन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको अलग अलग क्षेत्र के जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसको इस टेबल में दर्शाया गया है। इस टेबल में जो है वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में इसको अरेंज किया गया है। और जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी, क्योंकि हमने वेव नंबर में इक्वेशन पढ़ा है कि क्या होता है, वेव नंबर का फॉर्मूला न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। मतलब कि जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ते जाएगा, वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होते जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से ये जो है दोनों एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो यहाँ पर जो है वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में और फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में और फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं जो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो 1 × 10⁻12 टू 1 × 10⁻9। इसका रेंज जो है 10⁻12 से 10⁻9 तक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में 3.0 × 10⁻6 से 3.0 × 10⁻9 है। मतलब कि 3.0 × 10⁻6 टू 3 × 10⁻9 तक इसका रीजन है।
इसके रेंज हैं। अब माइक्रोवेव देखते हैं। माइक्रोवेव जो है 1 × 10⁹ टू 1 × 10⁶ है इसके रेंज है। इसके बीच में जो भी स्पेक्ट्रा मिलता है वो माइक्रोवेव्स के कारण मिलते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁹ टू 3 × 10⁻12 होते हैं। अब देखते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का रेंज क्या है। इसके लिए वेवलेंथ जो है 1 × 10⁶ टू 8000 होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻12 टू 3.7 × 10⁻14 तक होता है। विजिबल रेडिएशन है। विजिबल रेडिएशन जो है 8000 टू 4000 होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3.7 × 10⁻14 टू 7.9 × 10⁻14 होते हैं। अब देखते हैं यूवी रेडिएशन का। इसका जो रेंज है वो 4000 टू 150 होता है। और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.9 × 10⁻14 टू 2 × 10⁻14 होता है हर्ट्ज में। और एक्सरे का जो रेंज है वेवलेंथ में 150 टू 0.1 होता है। और फ्रीक्वेंसी जो है 2.0 × 10⁻16 टू 3 × 10⁻17 होते हैं। और गामा रेस के लिए 0.1 टू 0.01 ये वेवलेंथ है। इतना एंगस्ट्रॉम इसके लिए जो है वेवलेंथ मिलते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 × 10⁻17 टू 3 × 10⁻20 होते हैं। लास्ट है कॉस्मिक रे। इसका जो वेवलेंथ है वो 0.01 टू 0.0001 एंगस्ट्रॉम के अंडर मिलते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3.0 × 10⁻20 टू इन्फिनाइट, ठीक है। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है इतना रहता है। इस टेबल के ज़रिए हमें यह पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। इसमें से जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है वो क्या है, गामा रे है। और जो लार्जेस्ट, ठीक है, जो लोवेस्ट वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो गामा रे है। और जो लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है वो रेडियो वेव है। क्योंकि यहाँ पे घटते क्रम में दिया गया है तो लार्जेस्ट वाला रेडियो वेव होगा और लोवेस्ट वाला होगा गामा रे। कॉस्मिक रे को उतना ज़्यादा यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता उसका। बाकी जो है रेडियो वेव्स से लेकर गामा रेज तक इसी रीजन में ही सारे केमिकल स्पेसीज है उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्न ओपनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपनहाइमर एप्रोक्सीमेशन में होता क्या है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, जब जो एटम ग्राउंड स्टेट में रखा हुआ है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उस पर पास कराया जाता है, उसको दिया जाता है, तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिससे कि हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है। और उसी स्पेक्ट्रा को क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो जो है 3 तरह के एनर्जी चेंजेस से मिलता है, ठीक है। 3 टाइप्स के एनर्जी चेंजेस के फलस्वरूप वो बनता है। तो वो जो एनर्जी चेंजेस है क्या होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। जिसमें कि जो रोटेशन है वो जो है माइक्रोवेव रीजन के ज़रिए मिलता है और जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो इंफ्रारेड रीजन के थ्रू मिलता है और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन के से
उसके थ्रू ही ये सारे स्पेक्ट्रा जो है मिलते हैं। ठीक है, इसमें होता वही है कि कोई अणु, अब यहाँ पे अणु की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उस पर पास कराया जाता है। तो उस रेडिएशन से वो पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिससे ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है। तो उससे जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लेकिन ट्रांजिशन के अलावा उस जो एटम या फिर मॉलिक्यूल है उसमें रोटेशन भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। तो उसके थ्रू जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोला जाता है। बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो एटम है और मॉलिक्यूल है उसकी जो होल एनर्जी है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, जिसको लिखा जाता है ये ई टोटल इक्वल्स टू ई, क्या है ये ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल और ई इलेक्ट्रॉनिक। जहाँ पे ई ट्रांसलेशनल जो है ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरीय ऊर्जा, और ये जो ई रोटेशनल है उसको बोला जाता है रोटेशनल एनर्जी या फिर घूर्णन ऊर्जा, और ये है ई वाइब्रेशनल, इसको बोला जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी, और ये जो है ई इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। यहाँ पर जो है ई ट्रांसलेशनल, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसका जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होल एनर्जी है उसको लिखा जाता है ये क्या लिखा जाता है, ई टोटल इक्वल्स टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का जो सम है, ठीक है, इन तीनों का जो योगफल है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मॉलिक्यूल की, जो एटम की या फिर जो मॉलिक्यूल अणु है उसकी जो मोशन है, उसकी जो गति है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं जिसको, उस टर्म में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अलग अलग होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। और उसको जो है जो वाइब्रेशनल, जब किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया जाता है तो उसमें 3 टाइप्स के मोशन दिखाई देते हैं। ठीक है, वो जो मोशन है वो है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूल में इन तरह के जो मोशन है वो दिखाई देते हैं, जिसको जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के जरिए इसको एनालिसिस किया जाता है या फिर इसको डिस्क्राइब किया जा सकते हैं। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो 3n के बराबर होता है, जहाँ पर n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि H2O वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें जो n का वैल्यू है वो क्या होगा, 3 नंबर ऑफ एटम्स होगा। n का जो यहाँ पे डिनोटेड है वो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके लिए अगर लेंगे तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 9। उसमें से अलग ये जो 9 है वो
तीनों मोशन में डिसोसिएट होंगे। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी दिखेगा, रोटेशनल मोशन भी दिखेगा और वाइब्रेशनल मोशन भी दिखेगा। जो लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, 3n-5। लीनियर मॉलिक्यूल मीन्स कौन सा हो गया, CO2, CH2, C2H2, ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल हो गए। इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला रहता है वो 3n-5 से निकालते हैं। और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रहते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि H2S, OH2, ये O हो गया और ये H, जहाँ पर ये जो है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n-6 होगा। यहाँ पर मैं OH2 का निकाल के दिखाती हूँ क्या होगा। यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 9-6 इक्वल्स टू कितना होगा, 3। ठीक है, तो इसके लिए जो वाइब्रेशनल मोशन होगा वो कितना होगा, 3। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये 3n है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितना होगा, 9। और ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू क्या निकालते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन जो है 3 होगा इसका। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी, उसका जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी है वो बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्या है इसको समझें। ठीक है, ओके, थैंक यू।